Hello everyone. In this video, I will be discussing radix sort, a non-comparison sorting technique that sorts the elements of an array by processing elements digits by digits. I will be discussing it with the help of an illustration. Then I will be explaining the steps for performing radix sort with the help of an algorithm. I will be also discussing the complexity of radix sort in the best case, average case, and the worst case. I will be then discussing the advantages and disadvantages of radix sort. Let's go. Okay, now let's start with radix sort, another sorting technique for sorting the elements of an array. It is a non-comparison sorting technique like counting sort that we have discussed earlier. So radix sort, as I've told you, is a non-comparison sorting technique. इसका ये मतलब है कि ये बिना comparison किए sorting perform करता है. तो ये करता क्या है? ये distribute करता है each element को into buckets based on their size, based on their digits. Digits का मतलब क्या है कि उनकी जो numbers हैं, जैसे कि अगर हम decimal है, decimal number system में जाएं तो उनके digits होंगे 0 से 9. ठीक है, तो ये उस बेसिस पे यहाँ पे रेडियक्स का, इसका रेडियक्स कितना होगा? इसका रेडियक्स होगा 10, बिकॉज इसमें 10 डिफरेंट डिजिट्स आते हैं. तो उनके डिजिट्स के आधार के ऊपर ये कंपैरिजन करता है. तो ये वर्क कैसे करता है कि जब हमारे पास रेंज ऑफ डिजिट्स, ये जो रेंज है, मतलब ये जो रेंज ऑफ डिजिट्स, इसके अंदर रेंज ऑफ डिजिट्स का मतलब डेसिमल नंबर के सिस्टम में ये रेंज क्या होगी? 0 से 9 के बीच में. तो ये जो रेंज ऑफ डिजिट्स है, ये नॉट रिलेटिवली लार्ज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि रेंज ऑफ डिजिट्स जो है वो नैरो है, बट जो काउंट ऑफ एलिमेंट टू सॉर्ट है वो बहुत ज्यादा है. तो उस कंपेयर में, उस केस में हम इसको यूज करते हैं. तो ये करता क्या है? ये कंपैरिजन करता है डिजिट्स बाय डिजिट्स. डिजिट्स बाय डिजिट्स का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर एक नंबर सिस्टम में एक नंबर्स हैं, क्या कहते हैं, 12 और 225, तो ये डिजिट बाय डिजिट का मतलब क्या है कि ये पहले 12 और 25 में जो डिपेंड करेगा हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं. अगर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करते हैं तो पहले ये यूनिट्स प्लेस को कंपेयर करेगा. और अगर हम जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने बोला कि 12 और 25, तो इसमें ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, तो यहाँ पे ये जो हो गया, ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से कंपैरिजन करेगा कि इनमें से बड़ा कौन सा. जैसे 2 और 5 में 2 छोटा है, 5 बड़ा है, तो उसके बाद वो कंपेयर करेगा टेंस डिजिट को. तो इस तरह से ये सॉर्ट करता है डिजिट्स बाय डिजिट्स. ठीक है, बट ये याद रखना कि अगर हमने स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग्स को सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट की जगह मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से शुरू करेंगे. यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जब स्ट्रिंग्स आ जाती हैं तो हमें फर्स्ट लेटर से शुरू करना पड़ता है, क्योंकि वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमने उनको अरेंज करना होता है. तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो उसमें रेडियक्स हो जाएगा हमारे पास 26. ठीक है, क्योंकि उसमें 26 लेटर्स होते हैं. जैसे आपको मालूम है ए से लेके जेड तक ये 26 लेटर्स होते हैं, तो इसलिए हमें वहां पे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को मतलब उस हिसाब से चलना पड़ेगा. पर जनरली हम नंबर्स के केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से चलते हैं, ताकि हमारे पास वो नंबर्स को हम सॉर्ट कर सके रेडियक्स के. बट याद रखना कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ की है, फिर हम उस केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि ये वर्क वेल कब करता है? रेंज ऑफ डिजिट्स जब होती है नैरो, यानी कि नॉट रिलेटिवली लार्ज कंपेयर टू द काउंट ऑफ डिजिट्स. ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रख के हमने चलना है. और हमने कंपैरिजन किससे करना है? हम एग्जांपल में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से करेंगे. बट अगर स्ट्रिंग्स को अल्फाबेटिकली करना है जिनका रेडियस उस केस में 26 हो जाएगा, तो उसमें हम, क्योंकि वो हमें अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, तो वहां पे हम क्या लेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. ठीक है, तो यहाँ पे हम सेवरल पासेस परफॉर्म करते हैं, और नंबर ऑफ पासेस की गिनती कितनी होती है? 1 पर डिजिट. यानी कि जितने डिजिट्स होंगे, यानी कि जो सबसे बड़ा डिजिट होगा वो ही इंश्योर करेगा, यानी कि मैक्सिमम डिजिट जो होगा, मैक्सिमम नंबर होगा एलिमेंट, वो इंश्योर करेगा कि कितने नंबर ऑफ पासेस होते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि नंबर ऑफ पासेस इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स के बराबर होते हैं. अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक नंबर्स गिवन है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. ये नंबर्स मैंने एज्यूम किए हैं जिनको मैंने सॉर्ट करना है. जैसे कि ये नंबर्स हमें सॉर्ट करना है, तो इनको मैंने इनके यूनिट्स प्लेस के अकॉर्डिंगली अरेंज कर लिया है. जैसे कि ये हो गया हमारे पास यूनिट्स प्लेस, अगला हमारे पास हो गया, ये हो गया टेंस प्लेस, और उसके बाद
हमने तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अकॉर्डिंगली अगर हमने कंपेयर करना है तो ये हमारे पास टेंस प्लेस, ये हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस, ये हमारे पास थाउजेंड्स प्लेस, ठीक है, ये यूनिट प्लेस हो गया, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ये वाला हो गया। तो इस आधार पे कंपेयर करेंगे तो ये नंबर्स कैसे अरेंज हो जाएंगे, ये देखिए कि यहाँ पे ये नंबर्स को हमने सिर्फ उनकी यूनिट्स प्लेस के अकॉर्डिंगली यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से कंपेयर करके उनको सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इनको ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर का मतलब है सॉर्ट करना बेस्ड ऑन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहाँ पे वो ऑर्डर हो गए। फिर नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे स्विच करेंगे, जैसे कि सेकंड हमारे पास इस केस में ये हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे और इनको सॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं आगे और हमारे पास ये जो रिजल्टिंग नंबर अब जो अरेंज होंगे इस पर्टिकुलर सेकंड डिजिट के हिसाब से, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से, तो हमारे पास ये आ जाएंगे। अब इस तरह से हम चलते जाएंगे और हम नेक्स्ट पास में क्या करेंगे, जो नेक्स्ट थर्ड नंबर का लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है यानी कि हम इस केस में हम उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे ये बन गया और इनके आधार पे हम इनको कंपेयर करेंगे। जहां पे नंबर नहीं आ रहा, जैसे कि इस केस में यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं तो इसको हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये हो गया 0। तो इस तरह से हम इनको फिर कंपेयर करेंगे और ये जो नंबर ऑफ पासेस जो हम कंपेयर कर रहे हैं ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है। तो यहाँ पे ये थर्ड पास में हम थर्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से कंपैरिजन कर रहे हैं। तो आगे देखिए कि अगेन ये जब हो जाएगा थर्ड सिग्निफिकेंट के हिसाब से तो यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऐसे हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ सिग्निफिकेंट डिजिट है, जहां पे कोई एंट्री नहीं आ रही वहां पे हमने एज्यूम कर लिया है कि इट इज 0, ठीक है। तो इस हिसाब से अब हम इस फोर्थ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। तो ऐसे करते करते जो डिजिट्स होंगे वो सारे कहते हैं हम अरेंज करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स सॉर्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम जो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसलिए जो रेंज ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे 0 से 9 के बीच में आ रही है। तो ये सारे नंबर्स इस तरह से हमारे पास सॉर्टेड आ गए हैं। अब हम आगे इसकी एक देखते हैं कि ये परफॉर्म कैसे करता है सी प्लस प्लस में। तो सी प्लस प्लस में ये इंपॉर्टेंट क्या है कि ये काउंटिंग सॉर्ट का सहारा लेता है। तो काउंटिंग सॉर्ट में सबसे पहले तो हमें मैक्स वैल्यू डिटरमिन करनी होती है, जैसे कि इस केस में हम इसमें फाइंड मैक्सिमम कर लेते हैं, क्योंकि फाइंड मैक्सिमम करने का ये फायदा है कि उसके जितने डिजिट्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ पासेस होंगे। तो फाइंड मैक्सिमम के लिए आपको मालूम है कि ज्यूम कर लो फर्स्ट एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट, फिर हम करेंगे उसके आइट्रेट करेंगे यानी कि ट्रावर्स करेंगे उसको, और फर्स्ट मतलब आई की वैल्यू 1 से, क्योंकि फर्स्ट तो हमने ज्यूम कर ही लिया है, और कंपेयर करेंगे अगर उससे बड़ा मिल जाता है तो मैक्स वैल्यू को अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से हम फाइनली उस वैल्यू, हाँ अब इसमें हमने क्या लगाना है, जो हमने काउंटिंग सॉर्ट पहले से पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे बाय डिजिट्स के कंपैरिजन में, तो इसलिए हमने एक तो इसमें पास करना है बेस, यानी कि बेस कौन सा जा रहा है 10, और यहाँ पे एक्सपोनेंट हमने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैक्स वैल्यू ऑफ डिजिट तक जा रही है, और इसकी वैल्यू हम हर बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेस के साथ, क्योंकि पहली बार यूनिट्स प्लेस में, फिर टेंस प्लेस में, फिर हंड्रेड्स प्लेस में, तो हर बारी वो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें हमने काउंटिंग सॉर्ट के, अगर आपने पीछे वीडियो देख ली है तो काउंटिंग सॉर्ट के अंदर ही हमने डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन किया था। तो इसमें हमें याद हो कि हमने एक पहले उसके अंदर एक काउंटिंग एरे ली थी, और काउंटिंग एरे के लिए हमने यहाँ पे ये देखिए काउंटिंग एरे के लिए काउंट नाम लिख लिया है, और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स के हिसाब से करना है उसका काउंट। तो इसलिए हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स अज्यूम कर ली है 10, ठीक है। हमने बेस क्योंकि 10 माना हुआ है तो 10 के अकॉर्डिंगली अरेंज होगा। तो उस केस में हम फिर सबसे पहले इस काउंटिंग एरे को पॉपुलेट करते हैं। तो काउंट अकरेंसेस ऑफ ईच डिजिट एट द करंट प्लेस, ठीक है। इसमें काउंटिंग एरे आपको मालूम होगा, और अगर नहीं देखा आपने वो वीडियो तो उसमें आप देख लीजिए। तो इसमें हमने डिजिट के हिसाब से उसका काउंट एरे को अपडेट किया, और उसमें डिजिट्स की काउंट जो होगा, जैसे कि अगर आप इंडेक्स बात करेंगे तो वो होगा 0 1 2 3 टिल 9, और इसमें उनकी काउंटिंग आ जाएगी कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद फिर हमने उसके मॉडिफाई करते हैं, उसको प्रीफिक्स सम आपको याद हो या क्यूमुलेटिव काउंट हम डिटरमिन करते हैं उस केस में, और प्रीफिक्स सम करने के बाद हमारे पास काउंट एरे अपडेट हो जाता है उसके लिए। और उसके बाद फिर हम उसमें आउटपुट एरे बिल्ड करते थे। आउटपुट एरे को बिल्ड करने के बाद उसमें हमें मालूम होता है कि फिर हमें ये नंबर सॉर्टेड अरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है, बेस्ड ऑन द करंट डिजिट, यानी कि करंट डिजिट के हिसाब से एक बारी में एक पास में हम सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे, जैसे कि आपने देखा। तो इसके बाद हम फिर उसको कॉपी कर देते हैं ओरिजिनल एरे में। तो ये सारे बेसिक स्टेप्स वही हैं, इसलिए हमने काउंटिंग एरे को पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये अगर आपने नहीं देखी वीडियो या कैसे हो रहा है इसकी डिटेल देखने के लिए आप काउंटिंग एरो वाली वीडियो देख सकते हैं। अब
अब हम इस रेडियक सॉर्ट का प्रोग्राम देख रहे हैं। इस रेडियक सॉर्ट के प्रोग्राम के लिए हमने एक रेडियक सॉर्ट का फंक्शन बनाया है, उसको हम एरे पास कर रहे हैं और दूसरा हम उसको बेस पास कर रहे हैं, जिस बेस के हिसाब से नंबर्स हैं। क्योंकि मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम यूज किया है तो मुझे 10 पास करना पड़ रहा है और ये हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हमने सॉर्ट करना है। मैंने वही नंबर लिए हैं जो इलस्ट्रेशन में है। अब इसमें हम सबसे पहले, जैसे मैंने प्रिंट एरे मैंने बात की थी कि प्रिंट एरे यहाँ पे हमने यूज की हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि उसको एलिमेंट्स को ट्रावर्स करके एक एक करके प्रिंट करा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रेडियक सॉर्ट में होगा क्या, सबसे पहले तो हमने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। ये बेसिकली आपको बताया है कि इसमें नंबर ये इंश्योर करता है मैक्सिमम पासेस, जो उसमें डिजिट्स होंगे उससे ही हमें पता चल जाएगा, तो मैक्सिमम। और उसके बाद हमने काउंटिंग सॉर्ट का जो एल्गोरिदम या टेक्निक यूज करनी है, तो इसलिए हमने काउंट सॉर्ट नाम का एक फंक्शन अलग से बना दिया है, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो काउंटिंग सॉर्ट के अंदर हमने यहाँ पे देखें कि हमने वो सारे स्टेप्स एक में मर्ज किए, पर वहां पे हमने पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ डिटेल में। तो सबसे पहले हम उसमें भी मैक्सिमम फाइंड करते हैं, मैक्सिमम डिजिट्स जो होंगे इसमें 10 होंगे। फिर इनिशियलाइज करते हैं काउंटिंग एरे को बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यूज के साथ। उसके बाद फिर काउंट करते हैं अकरेंसेस ऑफ ईच डिजिट इन द करंट प्लेस, ठीक है। उसकी हर डिजिट की, जैसे 0 से लेके 9 तक है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो 0 से लेके 9 तक हर एलिमेंट का काउंट करेंगे उस पर्टिकुलर जैसे यूनिट्स प्लेस में कितने डिजिट्स के हिसाब से। फिर उसको क्यूमुलेटिव काउंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी आउटपुट एरे होगी, आउटपुट एरे को बिल्ड करेंगे। ये आपको टेक्निक हमने डिटेल में पहले से समझाई हुई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कैसे परफॉर्म हो रहा है, तो आप एक काउंटिंग सॉर्ट को जरूर देखिएगा। उसके बाद हम उसको कॉपी करते हैं आउटपुट एरे को ओरिजिनल एरे में। तो ये क्योंकि हर डिजिट्स की प्लेस के लिए, जैसे कि यूनिट्स प्लेस, फिर टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, तो हर बारी ये कॉल होगा हर डिजिट के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बाय डिजिट हमने सिग्निफिकेंटली लिख दिया, ताकि हर पास के लिए ये अपना काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म करेगा। तो ये काउंटिंग सॉर्ट ही इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको काउंटिंग सॉर्ट आता नहीं है तो आप एक बार जरूर वीडियो देख लेना, ठीक है। और इसमें और कुछ नहीं है, बस इसमें फाइंड मैक्सिमम का है कोड। फाइंड मैक्सिमम क्या करेगा कि हमारे पास फाइंड करके मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करेगा। ये हमें वही सेम कोड है कि हमें एक आइट्रेशन करनी है, अज्यूमिंग द फर्स्ट एलिमेंट टू बी सॉर्टेड। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास सबसे मैक्सिमम है, अज्यूम करके हम उसको नई मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ये हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम ये पता लगा सके कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, क्योंकि कितने पासेस होंगे ये डिपेंड करेगा मैक्स वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए कि ये फिर अगेन काउंटिंग सॉर्ट में, जैसे मैंने आपको बताया है, पहले इनिशियलाइजेशन होती है काउंटिंग एरे की। फिर उसके बाद काउंटिंग एरे क्या करता है, काउंट करता है डिजिट बाय डिजिट। जो इंडेक्स होता है वो डिजिट बन जाता है और उसके काउंट जो वैल्यू होती है वो उसका काउंट होता है। फिर उसको हम क्यूमुलेटिव काउंट करते हैं, जैसे कि हमने देखा पिछले सारी वैल्यूज का सम करके काउंटिंग एरे को अपडेट करते हैं। फिर आउटपुट एरे होती है, आउटपुट एरे के लिए हमने ये कोड लिखा हुआ था पहले भी, जिसमें हम यहाँ पे डिक्रीमेंट करते हैं हर स्टेप के बाद, और हर बारी आउटपुट एरे को पॉपुलेट भी करते हैं। और बाद फाइनली जब हमारे पास कॉपी हो जाती है, तो जब ये सब कुछ हो जाएगा तो हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट के लिए हमने यहाँ पे एरे बनाई हुई। अब इसको कोड को एक बारी चलाना है हमें और चेक करना है कि ये कैसे हमारे आउटपुट दे रहा है। इसको सेव कर लेते हैं और इसको एक बार चलाते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सारे नंबर सॉर्ट हो जाते हैं इस तरह से। तो ये रेडियक सॉर्ट में हमने डिजिट्स बाय डिजिट्स कंपैरिजन ही हम कह सकते हैं, क्योंकि कंपैरिजन सॉर्ट डिजिट्स बाय डिजिट्स हम इस काउंटिंग सॉर्ट में उनको काउंट करके, जैसे काउंटिंग सॉर्ट भी हमारे पास नॉन कंपैरिजन टेक्निक है, सॉर्टिंग टेक्निक है, तो उस हिसाब से हमने इनको सॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल एरे भी प्रिंट हो जाती है और हमारे पास सॉर्टेड एरे भी प्रिंट हो जाती है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये कैसे परफॉर्म करता है। ओके। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये काउंटिंग सॉर्ट रिकर्सिव वे में कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमने कॉल किया है इस फंक्शन को, ठीक है, जो कि हमने अलग से बनाया हुआ है, बट इस केस में यहाँ पे हमने इसको रिकर्सिव बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले रेडियक सॉर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने रिकर्सिव सॉर्ट रेडियक सॉर्ट कॉल किया है। और इस रिकर्सिव कॉल में हमने क्या करना है कि हमने इस रेडियक सॉर्ट को यहाँ से कॉल किया। अब इसमें अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है तो ये रिटर्न कर जाए, नहीं तो हर बारी जब ये अपने आप इसको कॉल करेगा, जैसे इसमें आएगा तो इसको कॉल करेगा और हर बारी इसकी वैल्यू अपडेट करेगा एक्सपोनेंट इनटू बेस। जैसे कि वो स्टेप हमने वहां पे लिखा था, यहाँ पे हमने रिकर्सिव फंक्शन को एक्सक्लूसिवली कॉल किया हुआ है। तो रेडियक सॉर्ट अपने आप को
कॉल कर रहा है रेडियस सॉर्ट को, बट रिकर्शन के लिए हमने ये कंडीशन की, एक तो होगी ये बेस कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे वो काउंटिंग सॉर्ट परफॉर्म करेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यूज को अपडेट करेगा, जैसे ये वैल्यू ही चेंज होती है तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे क्योंकि जब x की एक्सपोनेंशियल की वैल्यू 0 होगी तो वो रिटर्न कर जाएगा। तो इस तरह से बाकी सारे सेम स्टेप्स हमने रख दिए क्योंकि हमने उसको नहीं छेड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वो काउंटिंग सॉर्ट वाला सेम रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे सेम स्टेप्स हैं, बिल्कुल सेम है। और उसी तरह मैक्स का भी हमने सेम रखा है। बस हमने यहाँ पे रिकर्शन को शो करने के लिए एक रिकर्सिव सॉर्ट यहाँ पे कॉल कर लिया है, जिसमें हमने एक बेस कंडीशन लगाई है और इस रिकर्शन को हमने यहाँ पे बार बार कॉल किया है और यहाँ पे हमने वो वैल्यू अपडेट कर दी है। तो अगेन ये सारा अपना काम कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव वे में। तो इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये देखिए ये भी फिर सॉर्टिंग हो रही है हमारे पास एलिमेंट्स की। तो ये बिल्कुल सेम किया है, बस हमने यहाँ पे ये जो कोड है और इसको कहाँ पे कॉल करना है, हमने इसके अंदर ही कॉल कर लिया है। तो यहाँ पे हमने उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी जगह ये कोड प्लेस कर दिया। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने 1 सेट की हुई है। अब इसकी वैल्यू के बाद यहाँ पे जब वैल्यूज जाएंगी तो ये कोड कॉल हो जाएगा। इसके अंदर भी हमने ये तो कोड को हमने ये इसी को काउंट कर लिया काउंटिंग, क्योंकि हमें मालूम है कि काउंटिंग सॉर्ट करना है। और ये जो रिकर्सिव सॉर्ट है ये हमने इसमें यहाँ पे लिख दिया, बट इसमें यहाँ पे चेंज हर बारी क्या हो रहा है ये, और ये हमारे पास बेस कंडीशन जो कि इसको स्टॉप कर देगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडियस सॉर्ट। तो सबसे पहले इसका जो रिकर्सिव रिलेशनशिप है, जिसको हम रेकरेंस रिलेशन के फॉर्म में बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। Tn is equal to of the order d into n plus k। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, ठीक है। k क्या है, रेंज ऑफ इनपुट्स, ठीक है, रेंज का मतलब 0 से 9 जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में। और d इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो हमने फाइंड किया है उसकी जो वैल्यू में उसके काउंट ऑफ डिजिट्स आए हैं वो है t। तो ईच डिजिट जो है वो काउंटिंग सॉर्ट में हम जैसे कि काउंटिंग सॉर्ट चलाता है तो उसमें ऑफ द ऑर्डर n k प्लस टाइम लगता है, क्योंकि काउंटिंग सॉर्ट ऑफ द ऑर्डर n प्लस k टाइम लेता है। तो हर डिजिट्स के लिए d डिजिट्स हमने अज्यूम किया मैक्सिमम नंबर में है, तो इसलिए इसको कंप्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ o d इंटू ऑफ द ऑर्डर n प्लस k लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारे पास ये जो रेफरेंस रिलेशन हमने शो किया है इस तरह से शो किया है। अब बेस्ट केस की बात करें, बेस्ट केस तब आता है जब हमारे पास सारे एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। तो उस केस में अगर हम बात करें जब हमारे पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है, तो अगर हम रिज्यूम करें d भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और k है वो लार्ज इनफ नहीं है देन द n, तो उस केस में लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ऑफ द ऑर्डर n, ठीक है। ये बेस्ट केस में है जब हमारे पास सारे डिजिट्स जो हैं, सारे नंबर्स हैं उसमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। आगे बात करते हैं हमारे पास वर्स्ट केस सिनेरियो। वर्स्ट केस में क्या होता है कि हमारे पास हो सकता है कि डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, या ये भी कह दें कि अगर सारों में सेम है, बस जो एक डिजिट है उसमें बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या बहुत ही नंबर एक बहुत बड़ा है, तो उस केस में वेरिएशन बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं या फिर एक सारे सेम है बस एक नंबर बहुत बड़ा है, तो उस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो ऑफ द ऑर्डर आ जाएगी d इंटू एन प्लस के। तो इसमें हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑफ द ऑर्डर n स्क्वायर के करीब हो जाती है वर्स्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इस केस में जो हमारे पास जो डिजिट्स अगर हम ज्यूम करें लार्जेस्ट डिजिट में भी n के बराबर ही डिजिट्स हैं, जैसे कि अगर जितने नंबर्स हैं उतने ही उसमें डिजिट्स हैं, तो n इंटू एन हो जाएगा और वो ऑलमोस्ट हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगी। तो उस केस में ये वर्स्ट होता है, या तो डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हो या एक डिजिट में इतने ज्यादा डिजिट्स हैं कि जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं एलिमेंट्स के उतने ही डिजिट्स हैं। एवरेज केस की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो इस केस में भी ऑफ द ऑर्डर n, या हम ये बात कर सकते हैं d इंटू एन। तो अगर d को कांस्टेंट मान लें तो उस केस में भी हमारे पास ये आ जाए। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि ये काउंटिंग सॉर्ट ले रहा है, जैसे कि हमने मालूम है हमने इसमें डिस्कस किया है काउंटिंग सॉर्ट एल्गोरिथम ये यूज कर रहा है, उसमें हमें ऑक्सिलरी एरे लेना पड़ता है, एक तो काउंटिंग एरे लेना पड़ता है और दूसरा हमें आउटपुट एरे लेना पड़ता है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात सेम आ जाती है ऑफ द काउंटिंग सॉर्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है ऑफ द ऑर्डर n प्लस के। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी एरे की हमें जरूरत पड़ती है, तो इसलिए इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है लाइक काउंटिंग एरे काउंटिंग सॉर्ट की तरह, जहाँ पे हमें दो एरेज मेंटेन करने पड़ते हैं, काउंट सॉर्ट
काउंटिंग एरे और हमारे पास आउटपुट एरे। तो ये हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की रेडियक सॉर्ट के केस में बात की। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस शुरू करते हैं। हमारे पास रेडियक सॉर्ट में क्या है, इसकी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि हमने देखा बेस्ट केस में ऑफ द ऑर्डर एन। तो ये बेटर मानी जाती है कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक्स जैसे कि क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट से। बट अगर वही बात करें कि अगर इसकी वर्स्ट केस की बात करें तो वो एक बेटर नहीं है इस कंपैरिजन में, बट बेस्ट केस में ये बेटर मानना जाता है। और दूसरा ये नॉन कंपैरिजन सॉर्टिंग टेक्निक है। फिर ये है स्टेबल सॉर्ट। स्टेबल सॉर्ट का क्या मतलब है कि ये प्रिजर्व करता है रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इक्वल एलिमेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि काउंटिंग सॉर्ट में भी हमने देखा कि हमारे पास हमने रिवर्स ऑर्डर में ट्रावर्स करते हैं जब हमने आउटपुट एरे के ऊपर काम करना हो। तो वहां पे वो रिवर्स ऑर्डर इसलिए होता है क्योंकि जब इक्वल एलिमेंट्स हैं तो उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। तो ये जो काउंटिंग सॉर्ट के कारण ही ये एक रेडियक सॉर्ट भी स्टेबल सॉर्ट है। उसके बाद बात करें कि इसमें यूज कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे फिक्स्ड लेंथ डाटा हो, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड आ रहे हैं, जैसे कि आईपी एड्रेसेस में सारे नंबर्स की लेंथ ऑलमोस्ट बराबर है, उनको कंपेयर करना। और डेट्स के केस में जहाँ पे सारे डेट्स एक ही साइज के होते हैं, एक ही मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, या डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम्स है, तो वहां पे इस कारण से इनको प्रेफर किया जाता है जहाँ पे फिक्स्ड लेंथ डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये पहली बात एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस ले रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्सिलरी एरे यूज हो रही है। ये इसलिए यूज हो रही है क्योंकि ये यूज करता है काउंटिंग सॉर्ट, जिसके अंदर एक काउंट एरे, काउंटिंग एरे और आउटपुट एरे की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो होती है कि इस केस में, हाँ, इसकी और अगर वेरिएशंस की बात करें तो अगर हम इस काउंटिंग सॉर्ट के बिना करें तो वो अलग का बात हो सकती है, पर यहाँ पे हम अगर काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे तो उस केस में ये आउट ऑफ प्लेस सॉर्टिंग ही कहलाएगा। उसके बाद ये है नॉन अडेप्टिव। नॉन अडेप्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास इनिशियल ऑर्डर ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स है तो उसमें कम कोई इफेक्ट नहीं होता कि अगर हम ऑर्डर भी, अगर एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड एलिमेंट्स भी भेजते हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि उसके नंबर ऑफ स्टेप्स वही रहेंगे। तो ये क्योंकि फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए नॉन अडेप्टिव सॉर्टिंग होती है। फिर ये नॉन ऑनलाइन है। नॉट ऑनलाइन का आपको मालूम है कि अगर हमारे पास ये सॉर्टिंग के लिए कंडीशन क्या है कि एंटायर डाटा सेट जिसके ऊपर हमने सॉर्टिंग करनी है शुड बी प्रेजेंट बिफोर सॉर्टिंग। तो इस करके क्योंकि एफिशिएंट सॉर्टिंग करने के लिए एंटायर डाटा सेट पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम नॉट ऑनलाइन कहते हैं। यानी कि अगर ऐसे डाटा अराइव करता है इंक्रीमेंटली, ठीक है, तो वो सूटेबल नहीं होगा। यानी कि सॉर्टिंग तो आपको फिर उस केस में सबसे पहले कंडीशन ही होती है कि एंटायर डाटा सेट जो होता है वो पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद बात करें, ये नॉन इंक्रीमेंटल है। ये बेसिकली ऊपर वाले स्टेप से, ऊपर नॉन ऑनलाइन से ही रिलेटेड है कि जब भी हमारे पास न्यू एलिमेंट्स अराइव करते हैं या ऐड किए जाते हैं तो हमारे पास जो एंटायर ऑपरेशन जो हमने सॉर्टिंग का परफॉर्म करना है डाटा सेट को, वो दोबारा से ही करना पड़ता है। तो इस केस में हमारे पास उसका कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए हम इसको नॉन इंक्रीमेंटल सॉर्ट भी कहते हैं। तो ये हमने आपके साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ द रेडियक सॉर्ट डिस्कस की है।